हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 क्लास 9th की एनसीईआरटी है आपकी, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग बेटा पदार्थ की अवस्था को देख चुके हैं कि पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और अब हम जो है पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों का बढ़ता या घटता क्रम देखेंगे, उसकी कुछ विशेष बातें। तो आइए बच्चों देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि जो है हमारा और मन हो वीडियो बनाने का और हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाके देते रहें। तो चलिए, आपका भी टाइम कम लगे बेटा और आपको अच्छे से समझ में आए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। और एनसीईआरटी ही सब कुछ है, सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों का बढ़ता क्रम। तो आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1। हम आपको ये अभी बताए हैं। तो जब पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों का बढ़ता या घटता क्रम देखेंगे, बढ़ता या क्या है घटता, तो बेटा ये ब है, आप प मत समझिएगा, बढ़ता या घटता क्रम। तो देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल का घटता क्रम। तो हम जानते हैं बेटा कि चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनमें एक आकर्षण बल लगता है जिन्हें हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि अणुओं या परमाणुओं के बीच लगता है तो नाम पड़ गया है उसका अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ये देखते हैं कि ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। जिधर ये सिंबल ऐसे रहेगा, ये वाला देखिए ऐसे, जिधर ये मुँह खुला रहेगा उसे ज़्यादा कहेंगे और उसके पीछे वाले जो होगा उसको कम कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल बेटा ठोस में पाया जाता है, उससे कम द्रव में और उस सबसे कम किसमें, गैस में। तो ये कौन सा क्रम हो गया, घटता क्रम, क्योंकि पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर सबसे कम है। तो इसे कहते हैं हम लोग। आप ध्यान से इसको लिख करके बार बार नोट करके समझ करके देखिए और बेटा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपको भले एक बार में देखने का मन नहीं है तो आप कई बार में उसको देखिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखिए। और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 10-15 मिनट की रहती है। आप देख लिखा करिए, पढ़ने के लिए इतना समय बहुत ज़रूरी है देना। आते हैं बेटा, अब हम देखते हैं कि बढ़ता क्रम देखेंगे तो बढ़ता कैसे लिखेंगे, जो सबसे कम होगा जिसमें आकर्षण। तो सबसे कम आकर्षण किस में होता है, गैस में। तो उसके बाद उससे ज़्यादा किसमें, द्रव में, और सबसे ज़्यादा किसमें, ठोस में। तो बेटा ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम। इसी चीज़ को आपको समझना है कि पहले ज़्यादा से कम की तरफ, तो ज़्यादा तो ठोस में था अब भी यहाँ पे है, और ज़्यादा ठोस में अब भी यहाँ पे है, लेकिन ये ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है तो घटता क्रम हुआ। ये सबसे पहले कम गैस में, फिर किसमें, द्रव में, ज़्यादा उससे और उससे ज़्यादा ठोस में। तो ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम। आइए देखते हैं बेटा रिक्त स्थान का क्रम। आपको पता है कि रिक्त स्थान का क्रम, तो ये 2 बार मिस्टेक हो गया था, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आइए देखते हैं बेटा, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में पाया जाता है, गैस में। तो देखिए रिक्त स्थान का क्या हो गया बेटा, बढ़ता क्रम। तो ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान पाया जाता है, द्रव में क्या है उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। तो ये बेटा बढ़ता क्रम। आइए कि देखते हैं घटता हुआ क्रम। तो गैस के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है, और द्रव में उससे कम, और ठोस में बेटा सबसे कम, इसलिए ये रिक्त स्थान का घटता क्रम हो गया। आपको सिंबल अभी बताएं कि ये जिधर मुंह खुला रहेगा वो ज़्यादा का है, इसके पीछे वाला जो रहेगा वो कम का है। गतिज ऊर्जा का आइए हम लोग क्रम देखते हैं। किसका देखेंगे, गतिज ऊर्जा का क्रम। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ठोस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ ही गति करते हैं, मतलब बस केवल ऐसे ऐसे कंपन कर सकते हैं, इधर उधर दूसरे से लड़के फिर वापस आ जाते हैं। ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है ना, इसीलिए उसमें को हम लोग बहाव पाया जाता है, इसलिए उसको तरल कहते हैं। और गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, द्रव और गैस को हम लोग तरल कहते हैं।
तो बेटा सबसे कम ठोस में गतिज ऊर्जा, उससे ज़्यादा द्रव में और उससे ज़्यादा गैस में, तो ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम। क्या हो गया, बढ़ता क्रम। आते हैं गैस। गैस में इधर देखिए, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गतिज ऊर्जा। इधर क्या है बेटा, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम, तो ये क्या हो गया, घटता हुआ क्रम, गतिज ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो और आपको पता है कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, गैस में। तो यहाँ भी इस सबसे ज़्यादा है और यहाँ भी सबसे ज़्यादा है, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ता क्रम, गैस से द्रव फिर ठोस से आ रहे हैं तो घटता क्रम। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। तो चलिए और आगे देखते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो में जो है आप कमेंट से अपना सुझाव हमको दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए दोस्तों से, और जिन्होंने अभी तक ना किया हो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए बेटा अब देखते हैं संपीड़ितता का क्रम। संपीड़ितता का मतलब हमारे पास होता है कि जिसको हम दबा करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, वही होता है संपीड़, कंप्रेसिबल। क्या है, कंप्रेशन जिसमें होता है। तो देखते हैं कि ठोस में संपीड़ितता बहुत कम पाई जाती है, द्रव में उससे थोड़ा पाई जाती है और गैस में संपीड़ितता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बढ़ता क्रम हुआ। इसीलिए बताया था कि गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं, जिससे दबा करके उनका आकार बदला जा सकता है, बदलते हैं और एक छोटे से सिलेंडर में भर करके ज़्यादा से ज़्यादा गैस ले जा सकते हैं। अब यहाँ भी देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, गैस, द्रव और ठोस। तो गैस में सबसे ज़्यादा ही संपीड्यता पाई जाती है, गैस सबसे ज़्यादा संपीड्य होती है, उससे कम संपीड्य द्रव और सबसे कम संपीड्य क्या होता है, ठोस होता है। इसीलिए ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि उसका आकार बदला नहीं जा सकता। तो ये बेटा क्या हो गया, घटता हुआ क्रम। अब हम जो है बेटा देखेंगे, जब ये सब देख चुके तो हमारे पास नया टॉपिक आ गया, पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना। पदार्थ की हम जानते हैं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आई देखिए, ठोस हुआ हमारे पास, द्रव हुआ और क्या हुआ, गैस हुआ। तो ये तीनों एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं, इसी को देखना है। तो आइए देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं को ताप और क्या है, दाब में परिवर्तन के द्वारा बदला जा सकता है। मतलब अगर हम ताप और दाब में परिवर्तन करें तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, बदल सकती हैं, तो एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। याद रखिएगा, जो ठोस है, अभी जैसे बर्फ़, इसका भी फार्मूला बेटा H2O ही होगा, क्योंकि ये तो ठोस, हमारे पास जो बर्फ़ है तो जल ही, लेकिन ठोस अवस्था में। आते हैं द्रव के रूप में, जैसे क्या है, जल, तो इसका भी फार्मूला तो H2O ही होगा। ये है क्या बेटा, गैस। गैस कैसे रहता है, जल कैसे गैस के रूप में रहता है बेटा, जैसे जल वाष्प, इसका भी फार्मूला H2O ही होगा। तो हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अगर वो ठोस के रूप में है, बर्फ़ रहेगा, अगर वो द्रव में है तो जल के रूप में रहेगा, गैस के रूप में है तो जल वाष्प के रूप में रहता है। आइए देखते हैं बेटा कि हम पदार्थ की अवस्थाओं को अभी देखे हैं कि ताप और दाब के द्वारा, यहाँ देखिए, ताप और दाब के द्वारा एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो पहले देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि ठोस अवस्था के में हम ताप का परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। ठोस के ताप बढ़ाने पर उसके कणों की, अगर ठोस में हम क्या बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर, तो उसको कणों की अत्यधिक ऊष्मा मिलेगी, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या है, कण अधिक तेज़ी से गति न करते हैं या अधिक तेज़ी से कंपन करते हैं। इस ऊर्जा के कारण कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेते हैं, या कणों के बीच के आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हम देखते हैं बेटा कि यहाँ देखिए, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और ठोस पिघल कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ऊष्मा देने पर ठोस द्रव में कैसे परिवर्तित हो जाता है,
तो हम यही कहेंगे कि ठोस को ताप देने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है और कण एक दूसरे को छोड़ कर के अपने नियत स्थान से मतलब हट जाते हैं, जिससे ठोस किस्में पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो बेटा आपको कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और 100 टाइम्स को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आइए आगे देखते हैं। और बेटा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के कुछ होने वाला नहीं है। अन्य किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं थक्का जमा के, आपको उतने की ज़रूरत है नहीं। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी करते हैं उनसे पूछिएगा, मेडिकल वालों से पूछिए, इंजीनियरिंग वालों से पूछिए, आईएएस पीसीएस वालों से पूछिए, अगर आपके आसपास कोई हो तो बेटा वो आपको ज़रूर बताएंगे कि एनसीईआरटी ही हर चीज़ का सिलेबस है। तो आइए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। बस मन बनाए रखिए और अगर एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो दोबारा देखिए, कई बार में वीडियो को, लेकिन पूरा ज़रूर देखिए जिससे आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं कि जब हम द्रव को उसमें ऊर्जा देते हैं, मतलब जब हम द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो बेटा क्या होगा। द्रव के कण क्या होते हैं, अधिक तेज़ी से गति करते हैं। द्रव के कण क्या करते हैं बेटा, अत्यधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक क्या है, निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर, जो उनमें आकर्षण बल था उसको क्या है तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो आपको वही पता है कि आपसे पूछेंगे कि द्रव कैसे वाष्प में बदल जाता है। तो बेटा जब हम उसको देते हैं ताप या तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनमें भी अत्यधिक ऊर्जा मिल जाती है उनके कणों को और वे अपने आकर्षण बल को कम कर देते हैं या तोड़ देते हैं और स्वतंत्र हो करके उड़ने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा है कि क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बेटा ये है ठोस अवस्था, क्या है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कैसे आता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कैसे आता है। पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है जब हम उसको ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा देने पर, यहाँ पे देखिए ऊष्मा देने पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। अब देखिए द्रव अवस्था को जब और ऊष्मा दी गई तो वो गैस अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, हम लोग शीतलता, मतलब यहाँ ऊष्मा बढ़ा रहे थे, ताप दे रहे थे, और यहाँ पे देखिए शीतलता मतलब ऊष्मा कम करते हैं, तो इसीलिए कहेंगे शीतलता, ताप कम करने पर अर्थात। और तो क्या होता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अभी दाब वाले को भी देखेंगे इसमें। और द्रव फिर क्या होता है बेटा, ठोस में अगर उसको ठंडा करते हैं तो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने इसको भी अच्छे से देख लिया कि कैसे होता है। एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। कुछ ठोस बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे कपूर। तो अभी बेटा, और NH4Cl जिसे हम कहते हैं नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अभी आगे इसका हम लोग देखेंगे कि इसको कहते क्या हैं जब ठोस सीधे वाष्प में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। तो आइए बेटा देखते हैं दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब के बढ़ने बेटा, दाब को बढ़ाना है और तापमान के घटने, टेम्परेचर को कम करने से क्या होती है, गैस द्रव में बदल जाती है। जैसे हमारे पास बारिश होती है तो आपको पता है कि उस समय मौसम ठंडा हो जाता है और क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हमारे पास जो वहाँ पे गैसें संघनित थी हमारे पास क्या द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। दाब बढ़ने और तापमान बढ़ाने से गैस सीधे क्या है, ठोस में भी बदल जाता है। जैसे हमारे पास कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस में बदल जाता है तो उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ड्राई आइस या शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। तो ये शुष्क बर्फ़ का फार्मूला बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है,
यही होता है CO2, लेकिन रहता है वो सॉलिड। तो सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस कहा जाता है। ये है 100 टाइम्स एजुकेशन। मैं हूँ सुधीर पांडे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ाई करिए और NCERT ही पढ़िए। वंदे मातरम।